Assalamualaikum, this is Muzaffar Kolachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy। 100 ग्रामेटिकल रूल्स को हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 3 आज हमारा, ठीक है। तो उसमें 21 रूल हम पढ़ चुके हैं, 22वां आज पढ़ रहे हैं। इसमें दो चीज़ें समझें, एक होता है प्रिंसिपल क्लास, ठीक है, और एक होता है डिपेंडेंट क्लास। इन दोनों का फ़र्क इस तरह समझ लें, प्रिंसिपल क्लास की अपनी मीनिंग होती है, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसकी अपनी मीनिंग होती है। अगर जुमला बाकी काट भी दिया जाए तो इसका अपना मतलब बाकी रहता है। डिपेंडेंट क्लास वो होती है जिसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए जुमले के दूसरे हिस्से का सहारा चाहिए होता है। जैसे शी न्यू, अब यहाँ पे जुमला हम ख़त्म कर दें तो मीनिंग पूरी नहीं आएगी, इसको जुमले का बाकी हिस्सा चाहिए। अब इस तरह का जुमला आ जाए तो आपने देखा यहाँ न्यू लिखा हुआ है, न्यू कौन सी है? ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब पास्ट टेंस हो गया ना। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। शी न्यू पास्ट, आई एम कमिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? शी न्यू आई वॉज कमिंग। अब होता क्या है कि बच्चे क्योंकि उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या सिंधी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो जो वो उर्दू में जुमला सोचते हैं उसी को ट्रांसलेट करते हैं। वो कह रही थी मैं आ रही हूँ, तो आप बोलें शी न्यू आई एम कमिंग। ये इस तरह नहीं होता। इंग्लिश में आप उसको उर्दू वाले स्ट्रक्चर को इंग्लिश में ट्रांसलेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो इंग्लिश का जुमला होता है ना, स्ट्रक्चर, जुमला जो बना होता है कोई भी, उसका स्ट्रक्चर होता है SVO, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जुमला इस तरह बना होता है स्ट्रक्चर। और जो उर्दू है उसका है SOV, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो कहने का मकसद ये कि दोनों की मतलब स्ट्रक्चर ये लगे ना, उर्दू ये इंग्लिश की है, ये उर्दू की है, दोनों के स्ट्रक्चर ये लगे। तो अगर आप उर्दू वाले जुमले को इंग्लिश में करना चाहोगे तो आपका गलत ही होगा, सही नहीं होगा कभी भी। पॉइंट पे वापस आते हैं। पॉइंट ये है कि एक तरफ अगर पास्ट होता है ना जुमले के, जैसे शी न्यू का है, तो दूसरी तरफ भी पास्ट होना चाहिए। ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे आई एम कमिंग नहीं है, आई वॉज कमिंग आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। विल आई टर्न द लाइट्स ऑन। अब आपने पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ, ये रूल पहले हम पढ़ते थे जब हम छोटे थे, ग्रामर सीखते थे, तो फिर उसमें क्या होता था, कहते थे आई और वी के साथ हमें शल लगाना चाहिए और बाकी यू, ही, शी, इट, इन सब के साथ हमें विल लगाना चाहिए। ये हम पढ़ते थे पहले, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये रूल तकरीबन ख़त्म हो गया। अब शल का जो इस्तेमाल है ना, अब मैं आपको समझाता हूँ आसान अल्फाज में। अब शल आप सिर्फ वहाँ इस्तेमाल करते हैं, शल, जहाँ पे आप किसी चीज़ पे एम्फेसिस देते हैं। एम्फेसिस देने का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पे ज़ोर देते हैं। जैसे आप अगर बोलते हैं ना आई शल नॉट लीव यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, मतलब इस चीज़ पर अगर आप एम्फेसिस दे रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं, तो वहाँ पर शल लगाएंगे। बाकी विथ ऑल, सबके साथ आज अब आपको विल ही लगाना होता है, और ग्रामर बुक्स में शल है ही नहीं, तो सबके साथ विल आता है। ये पॉइंट क्लियर हो गई। मगर ये जो जुमला मैंने लिखा है, ये मैंने क्यों लिखा है? मैंने जुमला इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक है, टेक्निक है। वो टेक्निक कौन सी है? इस तरह का जुमला आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट पर्सन उसमें ये जो पहले मैंने रूल बताया है शल वाला, ये एप्लीकेबल है, इसके साथ आपको शल लगाना है। और थर्ड पर्सन के साथ आपको विल लगाना है। और सेकंड के साथ क्या होगा? सेकंड पर्सन जो कि यू है, उसके साथ क्या होता है? दोनों, शल और विल। मगर ये रूल कहाँ चलेगा? जहाँ पे आप सवाल की बात करेंगे। सवाल में ये रूल काबिल कबूल है, ये, ठीक है। मतलब कोई सवाल होगा ना, क्वेश्चन होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें ये वाला रूल चलेगा। फर्स्ट पर्सन जो कि होते हैं आई और वी, उसके साथ शल आएगा। सेकंड पर्सन जो कि होता है यू, उसके साथ शल विल दोनों आएंगे। थर्ड पर्सन जो होता है विल, और थर्ड पर्सन जो होता है ही, शी, इट, जो ये सारे, इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ विल आएगा। ये रूल आपको टोटल लगाना है। अब इस रूल को मद्देनज़र रखते हुए आप इस जुमले को पढ़ें। विल आई टर्न द लाइट ऑन, ये सवाल है ना, इसमें ये आई लगा हुआ है। आई कौन सा है? आई फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन है तो फिर क्या आना चाहिए? फर्स्ट के साथ क्या आता है? शल। तो ये क्या होगा? विल आई नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे होगा
शल आई। पॉइंट रिपीट करवा देता हूँ, जब भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बना होगा उस क्वेश्चन में आपको ये देखना होगा कि कौन सा पर्सन लगा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड या थर्ड। अगर फर्स्ट पर्सन लगा होगा तो उसके साथ शल आएगा, सेकंड पर्सन लगा होगा तो शल और विल दोनों आ सकते हैं, थर्ड पर्सन लगा होगा तो उसके साथ विल आता है। आगे चलते हैं। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही बार एग्ज़ाम में आ चुका है। पहले आपको अनलेस की मीनिंग आनी चाहिए। अनलेस की मीनिंग होती है इफ़ नॉट, ठीक है। इफ़ नॉट मतलब नॉट की मीनिंग इसमें है। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो इफ़ नॉट यू डू नॉट, ये दो नॉट तो नहीं आएगा ना, क्योंकि इसकी मीनिंग में इफ़ नॉट आ चुका है तो दोबारा नॉट आएगा, तो दोबारा नॉट नहीं आएगा। अनलेस वाले हिस्से में जहाँ पे अनलेस इस्तेमाल होता है वहाँ पे दोबारा नॉट नहीं आता, क्योंकि अनलेस की खुद की मीनिंग में नॉट की मीनिंग मौजूद है। इसको सिंधी में चवंदा आहिनि मता न, ठीक है। छोड़ें सिंधी को, छोड़ें उर्दू को, आप इंग्लिश में समझें। अनलेस का मतलब जब भी आपको अनलेस का वर्ड आएगा तो आपको समझ जाना चाहिए इसमें नो की मीनिंग मौजूद है, तो इसलिए उस अनलेस वाले जुमले में नॉट नहीं आएगा। अब जुमला ठीक हो गया। अनलेस यू वर्क हार्ड, यू डू हटा दो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम, ये ठीक हो जाएगा, सही है। अनलेस यू डू नॉट नहीं होगा, ये डू नॉट वाला पार्ट जो है वो नहीं आएगा। समझ आ गई। अनलेस का भी कोई भी जुमला आपको मिले तो आपने समझ जाना है कि ये गलती यहाँ पे जो देंगे आपको वो यही देंगे क्वेश्चन में कि अनलेस वाले जुमले में नॉट का इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड नॉट फेल। अब लेस्ट इसका मतलब मताना, वो मैंने क्यों लिखा, सॉरी, इसका मतलब होता है मताना, ठीक है। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड नॉट फेल। पहले आप लेस्ट का यूज़ समझें। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है, नेगेटिव पर्पस को एक्सप्रेस करता है, नॉट इसके बाद नहीं आता। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फेल, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, जैसे अनलेस की तरह बिल्कुल वही रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो नॉट यहाँ पे नहीं आएगा। ये आप समझ लें कि जो अनलेस का जो मतलब है और जो लेस्ट का मतलब है, इन दोनों में ये पॉइंट समझाने की सिर्फ ये है कि इन दोनों के वाले हिस्से में जुमले में नॉट जो है नहीं आता। आपको टेस्ट यही करेंगे वो। अब यहाँ लिखा है वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड नॉट फेल, आपको ऑप्शन देंगे वॉक ऑप्शन ए, लेस्ट बी, शुड सी, नॉट डी। कहेंगे इसमें से गलती ढूंढो, तो आप गलती ढूंढ लोगे, नॉट नहीं है अगर डी गलत है, ठीक है। इस तरह के एग्ज़ाम में टेस्ट सवाल आते हैं ना जो आप भूल जाते हो। इनके पीछे रूल होता है, कोई ऐसे नहीं होता कि रैंडमली वो क्वेश्चन आपको दे दें। हर किसी के पीछे रूल है, एक एक रूल को बैठ के पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढो और वो आप सॉल्व करो। मैं भी एक्टिविटी भेजता हूँ आपको, वो भी आप देख लेना। आई हैड गॉन टू कराची, आई हैड गॉन टू कराची नहीं होगा, क्या होगा, आई वेंट टू कराची। क्यों ऐसे, क्यों कि आई वेंट टू कराची हो रहा है, आई हैड गॉन टू कराची नहीं हो रहा, क्यों, वजह ये है कि एक तो ये हैड जो है ना ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। अब ये जो है ना ये सिंगली इस्तेमाल नहीं होता, अकेला ये कभी इस्तेमाल नहीं होता, मोस्टली अकेला आपको इस्तेमाल नहीं करना होता। इसका मैंने आपको पहले यूज़ समझाया था ना कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में यही फ़र्क है। जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो इन दोनों में से एक्शन पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में रखा जाएगा, जो बाद में होगा वो सिंपल पास्ट में रखा जाएगा। जैसे आप बोलते हैं द डॉक्टर हैड लेफ्ट द हॉस्पिटल बिफोर वी रीच्ड देयर, तो आपके पास से पहले डॉक्टर जा चुका था, तो पहले डॉक्टर गया ना, इसलिए डॉक्टर वाला हिस्से में हेड आ जाती है, सही है। तो यहाँ पे एक ही जुमला बना हुआ है, दूसरा है नहीं, तो एक ही जुमले में इसने क्या किया, इसने आई हैड गॉन टू चर्च लिखा है, तो ये जुमला गलत हो जाएगा क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा है नहीं, अकेला ये इस्तेमाल होता नहीं है, इसलिए आप बोलेंगे आई वेंट टू कराची, सही है। अब एक और पॉइंट समझने की, आपने सुना होगा कि आप कोई बोलता है आई हैव बीन टू लंदन। अब गो और बीन में क्या फ़र्क होता है, आप बोल सकते हैं आई हैड गॉन टू लंदन, ठीक है, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे क्यों बीन इस्तेमाल करते हैं, जब भी गो वर्ड जो है ना, गो वर्ड वो जाना और आना, गो एंड कम बैक फ्रॉम, मतलब बंदा गया और वापस भी आया, ठीक है, बंदा गया और वापस भी आया, तो फिर उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आप वर्ड
बीन इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई बोलता है आई हैव बीन टू कराची, इसका मतलब वो ये कराची गया था, वापस आया था। या सिंपल समझ लें, गॉन वर्ड आप नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल करें, गया वापस ही नहीं आया, और बीन वो होगा जो जाए और वापस भी आए। इमरान खान की तरह वो गया था और वापस भी आया। ठीक है, मैं सॉल्यूशन वीडियो बनाता हूँ, और जो पिछली एक्टिविटीज़ थी ये आप लेक्चर सुन लें जब तक।